हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 9 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो अगर कोई भी यूपीएससी का वनडे एग्जाम देते हैं जैसे एनडीए सीडीएस का हो गया, सीएपीएफ का हो गया, ईपीएफओ का हो गया, पीसीएस का जैसे कि देते हैं जैसे यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, राजस्थान का हो गया, आपका एमपी का पीसीएस हो गया, वहां पर क्या होता है कि 30 से 40 क्वेश्चन तक आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगर इतना करके जाते हैं तो आप 100% क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते हैं अपना करंट अफेयर का। साथ में आपका स्टैटिक्स भी पढ़ा दिया जाता है ताकि आपका बैकग्राउंड भी आपका मजबूत होता जाए। ठीक है, मैप भी साथ में इसको पढ़ा दिया जाता है ताकि वो जो जोन सा पोर्शन से हम लोग पढ़ते हैं उसका मैप भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल क्या हो गया है कि जो न्यूज करंट में रहता है उसका बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और भी जैसे कि बैंक का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसका एग्जाम देते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित 100% होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू किया है, तो ये आपको बताना है। तो पहला विस्तारा एयरलाइंस है, दूसरा है एयर इंडिया है, तीसरा स्पाइस जेट है और चौथा है आपका इंडियन रेलवे है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है। इंडियन रेलवे जो है व्हाट्सएप से मिलकर फूड डिलीवरी का सुविधा प्रदान करने की बात किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कौन किया है, तो इंडियन रेलवे व्हाट्सएप फूड डिलीवरी का सुविधा प्रदान करने के लिए ये दोनों मिलकर योगदान किया है। तो ये बात याद रखना। और ये कैसे मंगा सकते हैं आप खाना, तो भारतीय रेलवे में जब यात्रा करते रहिएगा तो वहां पर क्या होगा कि अपना पीएनआर नंबर जो है उसके माध्यम से अपना ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इतना याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, वो किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला है आईटीबीपी, दूसरा है लद्दाख स्कॉट्स, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आईटीबीपी ने जीता है। आईटीबीपी जो है लद्दाख स्कॉट्स को 1-0 से हरा दिया है और इस तरह से आईटीबीपी क्या है कि लगातार तीसरा बार एक खिताब जीत लिया है। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आईटीबीपी जीता है लद्दाख स्कॉट को हराकर 1-0 से, ये बात याद रखना है, और तीसरा बार लगातार जीता है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के लिए छात्रों को पीसा टेस्ट आयोजित करने के लिए ओईसीडी से क्या किया है, समझौता किया है। तो ये आपको बताना है कौन सा राज्य है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका बी, गुजरात ने किया है आयोजित पीसा टेस्ट को किसके साथ मिलकर, तो ओईसीडी से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को क्या किया कि पीसा टेस्ट के आयोजित किया है किसके साथ मिलकर, तो ए ओईसीडी से मिलकर ए समझौता किया है। और ये जो पीसा क्या होता है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होता है, और इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रेड उपयुक्त शिक्षण परिणाम प्राप्त करना है। ये बात याद रखिएगा। ये पहला राज्य ऐसा करने वाला बन गया है, ये भी याद रखना है, गुजरात। ठीक है, और पीसा जो टेस्ट होता है 15 वर्षीय जो छात्र होते हैं, 15 वर्ष के छात्र जो होते हैं, उनके क्षमता, गणित और विज्ञान और ज्ञान कौशल को मापने के लिए ये किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अरे कितना नंबर का राज्य बन गया है, तो पहला नंबर का राज्य बन गया, और किससे मिलकर किया है, तो ओईसीडी से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी सब बताते हैं ओईसीडी क्या है। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1948 को हुआ था, जब इसका नाम क्या था, ओईईसी था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन नाम था। ये पहले सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए काम करता था, लेकिन क्या हुआ कि 30 सितंबर और 1961 को इसको बड़ा कर दिया गया और इसको पूरे देश के लिए कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। इसमें अभी कितना कंट्री है, तो 38 कंट्री है, पहले कितना था, तो 28 कंट्री था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो और इसका लैंग्वेज अगर कोई पूछे तो फ्रेंच और इंग्लिश चलता है यहाँ पर लैंग्वेज। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए अगर हम गुजरात के बारे में जाने तो इसको गुजरात भी था, तो गुजरात के बारे में भी पूरा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो गुजरात का जब फॉर्मेशन हुआ था
60 में हुआ था, ये बात याद रखना है। गांधीनगर इसका कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, सबसे बड़ा सिटी तो अहमदाबाद है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है, तो 33 है। गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत है यहाँ का अभी गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक है, यहाँ पे यूनिकैमरल विधानसभा सिर्फ है, मतलब कि 182 सीट है। हम लोग जानते हैं कि 6 गो जो राज्य है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। तो कौन कौन सा राष्ट्र है, पहला तो महाराष्ट्र है, दूसरा आपका कर्नाटका है, तीसरा कौन सा है आपका तेलंगाना है, और चौथा कौन सा है आपका आंध्र प्रदेश है, पांचवा कौन सा है उत्तर प्रदेश है, और छठा कौन सा है तो बिहार है। ये बात याद रखिएगा। 6 राज्यों में क्या है कि द्वीप सदन है, जहां पर क्या है विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा का सीट कितना है गुजरात में, तो 11 है, और लोकसभा का सीट कितना है तो 26 है। हाईकोर्ट अपना है गुजरात का, ये भी बात याद रखिएगा। अगर मैप से देखिए तो कहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो पहला पेयर आपको बनाना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, दूसरा कहां है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तीसरा पेयर आपको बनाना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो ये आपको मैप से क्या होता है कि हमेशा याद रहता है। अगर गुजरात को मैप देखें तो गुजरात जो बाउंड्री टच करता है, इधर राजस्थान से करता है, इधर एमपी से करता है, मध्य प्रदेश से, इधर से किससे करता है तो महाराष्ट्र से करता है, इधर पाकिस्तान से भी बाउंड्री टच करता है, इधर अरेबियन सी से करता है, जो किसका पार्ट है आपका इंडियन ओशन का पार्ट है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, तो ये आपको बताना है। पहला है आपका कलिंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा है विश्व भारती विश्वविद्यालय, और चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसका स्थापना जो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर किए थे पश्चिम बंगाल में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है बहुत जल्दी क्या है यूनेस्को द्वारा इसको जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको टैग मिलेगा जल्दी ही। और ये जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कहाँ पे किए थे, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ये बात याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है, बहुत ज्यादा राष्ट्रीय महत्व रखता है, क्योंकि अपना जो है इनको शेक्सपियर माना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है, तो बहुत बड़ा संस्कृति का तो बात हो ही जाता है। ठीक है, विश्व भारती का जो उद्घाटन हुआ था किस लिए हुआ था, तो कला भाषा मानविकी और संगीत के केंद्र के रूप में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। अगला क्या है कि यूनेस्को के बारे में जाने, तो अगर यूनेस्को का फुल फॉर्म है क्या, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। कब स्थापना इसका हुआ था, तो 16 नवंबर को 1945 में इसका स्थापना हुआ था। ये बात याद रखिएगा। कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में हुआ था इसका स्थापना। इसका जब फाउंडर देश कौन था, तो इंडिया भी फाउंडर देश में शामिल था। जब स्थापना हो रहा था तो उसमें उस समय इंडिया भी था। कौन था, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फ्रांस, मेक्सिको, ब्राजील, इजिप्ट और भी देश था। तो इंडिया तो कम से कम याद रखिएगा। स्टेटमेंट अगर बन जाए कि क्या इंडिया यूनेस्को का स्थापना करने में समय था, तो हाँ ये बात सही है। ठीक है, और एक किसका पेरेंट कंपनी मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करता है। जब यूएन लगा हुआ है पहले, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जरूर ही काम करता होगा। मतलब इसका पेरेंट कंपनी कौन है, तो यूनाइटेड नेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन है, यूनाइटेड नेशन है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा है पीयूष गोयल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ए है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अपना जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है कि जो पूर्वोत्तर राज्य के जो बच्चे हैं और शेष भारत के जो बच्चे हैं, युवाएं हैं, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ये जो है युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कौन किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने। ये बात याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा और भी मंत्री शामिल थे इसमें। कौन कौन थे, तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी थे वहां पे, और कानून मंत्री किरण रिजिजू थे जो पहले खेल मंत्री थे, और खेल युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पे उपस्थित थे। ये कहां पर किया गया लॉन्च, तो नई दिल्ली में किया गया। ये भी बात याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नई दिल्ली में किया गया। कौन किए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान किए गए हैं। और इसका
उद्देश्य क्या है युवा संगम का, तो पूर्वोत्तर राज्य के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं, और शेष भारत के जो युवा हैं, उनके बीच घनिष्ठ संबंध पैदा करने के लिए ये युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए किस बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा बैंक है, तो पहला ऑप्शन है आपका SBI, दूसरा है HDFC, तीसरा है ICICI और चौथा है IDFC। तो इसका जो सही उत्तर क्या है HDFC है, जो ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे उत्कृष्ट बैंक माना जाता है। कौन, तो HDFC माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। इस बार का अवार्ड भी जीता था प्राइवेट सेक्टर का सबसे अच्छा बैंक में कौन सा, तो HDFC जीता था अवार्ड भी, ये भी बात याद रखिएगा। बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के लिए परीक्षण के लिए क्या हुआ है कि HDFC बैंक NIIT लिमिटेड के साथ समझौता साझा है, मतलब समझौता किया है। ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच इन डिमांड और उन्नत बिक्री के कौशल को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और उन सेवाओं को ग्राहक को सक्षम करेगा कि ये आसानी से उसको प्राप्त हो जाए। सिंपल सी इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने नए न्यायाधीशों के शपथ दिलाए हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 5 है, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही है। अभी क्या हुआ कि 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जो अपना मतलब चीफ जस्टिस जो है कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जो है वो 5 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाए हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जो संसद का जो इसके संसद द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मतलब इसका न्यायाधीश की संख्या अगर पूछता है कि न्यायाधीश की संख्या जो है कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये संसद बढ़ाता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि संसद का जो संख्या है, जैसे कि अभी 33+1 है, मतलब अभी 33 न्यायाधीश होना चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये जो संख्या अगर बढ़ाएगा कौन, तो कौन बढ़ाएगा, संसद बढ़ाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। पार्लियामेंट में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है और तीसरा प्रेसिडेंट अपना होता है, मतलब राष्ट्रपति होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो 5 जो न्यायाधीश बने हैं, कौन कौन बने हैं, तो पंकज मित्तल है, संजय करोल है, PV संजय कुमार है, सनादुद्दीन अमानुल्लाह, मनोज मिश्रा शपथ लिए हैं। ये बात याद रखिएगा। अभी संख्या बढ़कर कितना हो गया, तो 32 है, लेकिन इसका फुल संख्या कितना है, तो 33+1 होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसका अगर एस्टेब्लिश पूछे कि कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1937 को इसका एस्टेब्लिश हुआ था। किस रूप में, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था। लेकिन 1950 में क्या हुआ, 28 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में बनकर निकला, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर जो भर्ती किसी भी मतलब कि न्यायाधीश का जो भर्ती होता है कौन सा फॉर्मेट से होता है, तो कॉलेजियम जो सिस्टम है वही सुप्रीम कोर्ट का जज को क्या करता है, सिलेक्शन करता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ जो टर्म लेंथ कितना है, तो अगर आप 65 साल के हो जाते हैं तो आप इससे ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं कर सकते। आप वहाँ पर जज है तो 65 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब कि जज का एज रिटायरमेंट का कितना है, तो 65 साल का है। ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि कितना एज का लोग वहाँ पे भर्ती कर सकते हैं, मतलब जज का मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी एज मतलब कि आप रिटायरमेंट का एज तो है, लिमिट है कि 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ पोजीशन कितना है, तो 34 है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, मतलब 33 न्यायाधीश होना चाहिए, अब +1 क्या होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, MM कीरावानी, दूसरा है प्रीतम चक्रवर्ती, तीसरा है रिकी केज और चौथा है AR रहमान। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रिकी केज है, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी सही है। रिकी केज का है कि 65वें जो ग्रैमी अवार्ड हुआ है वो एल्बम डिवाइन टाइड्स में जो क्या है कि रिकी को क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ये बात याद रखिएगा।
ठीक है। ये 2015 में अपनी एल्बम विंड्स ऑफ सारा के लिए भी ये अवार्ड, पहले भी ग्रैमी अवार्ड ले चुके हैं, तो ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या हुआ है, संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, डेविड वार्नर, दूसरा है एरन फिंच, तीसरा है एडम चंपा और चौथा है ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एरन फिंच ने, जब ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, वो क्या किए हैं कि वहां से अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किए हैं, संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं, रिटायरमेंट लेने के लिए अनाउंस किए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो पहला क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल टी20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज जो 2021 में टी20 विश्व कप जिताने वाले भी कप्तान रह चुके हैं, वो क्या है कि एरन फिंच अभी संन्यास लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा कर दिए हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा शहर नगर निगम जो है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने के लिए भारत का पहला शहरी निकाय बन गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा है इंदौर, तीसरा है गोवा और चौथा है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या है, इंदौर है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है पहला बार ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने के लिए भारत का पहला शहरी निकाय बन गया है। बॉन्ड क्या होता है कि अगर कोई जो देश है या राज्य है या प्राइवेट कंपनी भी कोई भी है जो अपना एक क्या है कि एक पेपर निकालता है, उस पेपर में लिखा रहता है कि ऐसे 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 कुछ लिखा हुआ है कि मैं जो है ये बॉन्ड दे रहा हूँ, मान लीजिए 100 रुपये का, और आप इसका बॉन्ड खरीद रहे हैं और आपको क्या होगा, इतना दिन के बाद इतना परसेंटेज दिया जाएगा इस रुपया पे, ठीक है। वो एक क्या हो गया, आपका बॉन्ड हो गया। तो क्या हुआ है कि हम लोग जान रहे हैं कि 6 बार से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर जो है लगातार ये हमेशा जीतते आ रहा है। पूरा भारत में सबसे स्वच्छ जो मतलब शहर कौन रहता है, तो इंदौर रहता है। और ये जो है अपना जल पंपिंग स्टेशन को 60 मेगावाट संयंत्र के लिए ये कितना रुपया जमा करना चाह रहा है, 244 करोड़ रुपया जमा करना चाह रहा है। इसी को मांग को जुटाने के लिए क्या किया है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। और ये जो करने वाला क्या होगा है कि पहला ये मतलब कि सिटी कोई बन गया है, पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बन गया है, ये बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में जाने तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था इसकी स्थापना। इसका राजधानी कहाँ है, तो भोपाल में है। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो इंदौर है, ये भी बात याद रखिएगा। बॉडी इसका पूछे तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ही है। अगर यहाँ का गवर्नर कौन है, तो मगुना भाई सी पटेल है यहाँ का गवर्नर, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर लेजिस्लेचर क्या ऐसा है, तो यूनिकैमरल है, मतलब कि यहाँ भी सिर्फ विधानसभा है और एक सदनीय है। तो यहाँ पर सीट कितना है विधानसभा का, तो 230 सीट है, और लोकसभा और राज्यसभा का सीट कितना है, तो लोकसभा का जो सीट है 29 है और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 11 है। हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सीट जो है वैरी करते रहता है, मतलब बदलते रहता है हर राज्य में। तो क्यों बदलता है, ये बदलता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। कोई भी राज्य का जो पॉपुलेशन जितना ज्यादा रहेगा तो वहां पर सीट क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देखते होंगे कि राजस्थान जो है बहुत बड़ा राज्य है, फिर भी बिहार से क्या होता है, वहां पे सीट कम है। क्यों कम है, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बिहार के पास सीट ज्यादा है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का। लेकिन राजस्थान के पास पॉपुलेशन कम है बिहार से, इसलिए क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि वहां पर सीट कम है। तो मतलब जो ये जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसके पास पावर होता है, तो जनता के पास होता है। मतलब जितना जनता ज्यादा रहेगा उसके पास ज्यादा पावर होगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन के अनुसार सीट वेरी करता है, इसीलिए ये सीट हमेशा वेरी करता रहता है। ऐसा नहीं कि सब स्टेट का पास बराबर रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ का अपना हाई कोर्ट है, कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जो जबलपुर में है, ये भी बात याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो ये है आपका मध्य प्रदेश, और इसका जो बाउंड्री किससे किससे टच करता है, तो इधर उत्तर प्रदेश से करता है, इधर छत्तीसगढ़ से करता है, और इधर आपका महाराष्ट्र से करता है, और इधर गुजरात से, इधर राजस्थान से करता है, ठीक है। 5 स्टेट से बाउंड्री टच करता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर कोई पूछ ले कि किस एरिया में आता है, तो सेंट्रल इंडिया में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया एनर्जी वीक जो है 2023 के दौरान E20 ईंधन लॉन्च किया गया है। इस ईंधन में पेट्रोल का प्रतिशत कितना है,
तो इसमें है 50%, दूसरा है आपका 20%, तीसरा है आपका 80% और चौथा है आपका 30%। तो इसमें इसका जो सही उत्तर क्या है, 80% इसमें क्या होगा, पेट्रोल होगा, और 20% क्या होगा, इथेनॉल होगा। ठीक है, इथेनॉल मिलाने से क्या फायदा है, पहला तो ये फायदा है कि वो पोल्यूशन कम करता है। ठीक है, पोल्यूशन कम करता है। और दूसरा फायदा क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, आयात करते हैं पेट्रोल, और जितना इथेनॉल का मतलब परसेंटेज इसमें बढ़ेगा उतना हम लोग आयात कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आयात से क्या होता है कि जो आयात होगा तो क्या होगा कि वो तेल महंगा होगा, तो तेल महंगा होने से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब महंगा हो जाता है। मतलब कि अगर कश्मीर में सेब 10 रुपये केजी बिक रहा है, तो आपका कन्याकुमारी और तमिलनाडु में जाते जाते ये 200 रुपये किलो से भी ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा उसको मार्जिन लगाना पड़ता है, इसके लिए सामान महंगा हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हर पहले कितना मेथनॉल मिलता था, तो 10% इथेनॉल मिलता था। अब कितना किया गया है, तो 20%। आगे भी और भी बढ़ाया जाएगा। और इससे क्या होता है, साथ में क्या होता है, पोल्यूशन भी कम निकलता है। इथेनॉल कैसे निकलता है, तो जैसे कि फूड जो है, जो भी अनाज है उससे तो निकलता है, और गन्ना से भी निकलता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये सबसे क्या होता है, इथेनॉल निकलता है। तो इथेनॉल कितना परसेंट रहेगा, 20% रहेगा, और पेट्रोल कितना परसेंट रहेगा, तो आपका 80% रहेगा। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।